नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन वाला अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि अलाभकारी संस्थाओं के अर्थ क्या होते हैं, विशेषताएं, उनके द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा है वो अलाभकारी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है, जिनके बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया है। तो देखिए, आज हम अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन वाले अध्याय में से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है और किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि हमें प्रश्न है वो ध्यान से पढ़ना है। देखिए, प्रश्न हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रश्न में क्या सूचनाएं दी गई है और उन सूचनाओं से हमें कौन से खाते में किस प्रकार से हम उसका हल निकालेंगे। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि अडल्ट लिटरेसी संस्थान द्वारा दिए गए प्राप्ति भुगतान खाते तथा निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2017 के लिए आय व्यय खाता तथा आरंभिक तुलन पत्र तैयार कीजिए। देखिए, हमें आय व्यय खाता बनाना है और आरंभिक तुलन पत्र भी बनाएंगे और इस अवधि का तुलन पत्र भी बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है किताब में उसमें डेट की गलती है, तो आप जो डेट है उसको 31 दिसंबर 2017 कर लीजिएगा और जो प्राप्ति भुगतान खाता है वो भी 31 दिसंबर 2017 को प्राप्ति भुगतान खाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रश्न में दी गई है उसमें भी आपको तारीख चेंज कर लेनी है कि जो बकाया चंद है वो 31/12/16 को 2000 और 31/12/17 को 1500 रुपए, जो मार्च दिया गया उसको आप दिसंबर कर लें, और जो नीचे बकाया वेतन है वो 31/12/17 को है उसको 31/12/17 कर ले, और नीचे 1/1/17 पर संस्थान के पास फर्नीचर है वो 12,000 और उसके 5,000 है, तो ये तारीख है वो अपनी बुक में आप सही कर ले। देखिए, इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर ले और उसको पढ़ें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया है 31 दिसंबर 2017 को, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मदद दी गई है। देखिए, प्रारंभिक शेष है वो हस्तस्थ रोकड़ कैशिनेट और कैसेट बैंक का है 4,000, 15,550। फिर चंदा है, चंदा 2016 का प्राप्त हुआ 1,200, 2017 का 26,500, 2018 का 500, कुल चंदा प्राप्त हुआ 28,200। देखिए, जब आय व्यय खाता हम बनाएंगे तो आय व्यय खाता हमेशा उपार्जन अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें हम चालू वर्ष के लेन देनों का लेखा करते हैं। तो चालू वर्ष का जो भी लेन देन होगा उसका लेखा करेंगे, यदि कुछ बकाया है तो उसको जोड़ देंगे और अग्रिम है तो उसको घटा देंगे। पुराने अखबारों का विक्रय आयगत मद है, आय व्यय खाते में आएगा। सरकार द्वारा सहायता 12,000। देखिए, सरकार जब सहायता प्रदान करती है तो सामान्य उद्देश्य के लिए जो सहायता होती है वो तो आयगत मद होती है और आय व्यय खाते में आती है, लेकिन सरकार द्वारा जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए जैसे भवन निर्माण के लिए, नवीनीकरण के लिए कोई राशि दी जाती है सहायता के रूप में, तो वो पूंजीगत मद होती है और वो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में जाती है। पुराने फर्नीचर का विक्रय, देखिए फर्नीचर आता है वो पूंजीगत मद है, तो ये पूंजीगत मद है तो बैलेंस शीट में इसका लेखा करेंगे। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फर्नीचर का पुस्तक मूल्य कितना है 5,000 और बेचा कितने में 3700 में, तो नुकसान कितना हुआ 1,300 रुपए। इसको आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हानि हुई है। स्थायी जमा पर ब्याज, ब्याज है वो आयगत मद है तो आय व्यय खाते के आय पक्ष में आएगी। सामान्य व्यय आयगत मद है, अखबार आयगत मद है, विद्युत आयगत मद है। बैंक में स्थायी जमा, बैंक में स्थायी जमा वो पूंजीगत मद है तो हम बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे, तुलन पत्र में लिखेंगे। उसके पूंजीगत मद है, इसको भी बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेतन आयगत मद है, इसको हम आय व्यय खाते में लिखेंगे। किराया आयगत मद है, डाकघर भी आयगत मद है। फर्नीचर क्रय किया, ये पूंजीगत मद है, इसको कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। और वर्ष के अंतिम में रोकड़ शेष है, कैश इन हैंड है वो 3,000 है और कैश एट बैंक है वो 8,200 रुपए है। इसके अलावा जो अतिरिक्त सूचना है उसको हम ध्यान से देखते हैं कि बकाया चंदा वो 31/12/16 को यानी साल के शुरू में 2,000 रुपए और साल के अंत में 1,500 रुपए है। और 31/12/17 को बकाया वेतन 600 रुपए और 1 महीने का अग्रिम किराया भुगतान किया। देखिए, चालू वर्ष में यदि कोई बकाया है तो उसको तो हम जोड़ देते हैं, यानी जिसको चुकाना था और नहीं चुकाया, या कुछ प्राप्त करना था नहीं प्राप्त किया तो उसको तो हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमने एडवांस में कोई राशि भुगतान कर दिया, एडवांस में कोई राशि प्राप्त कर ली है जो चालू वित्तीय वर्ष की नहीं है, तो उसको हमें घटा देंगे संबंधित मद में से।
और 1/1/17 पर संस्थान के पास फर्नीचर 12,000 की और पुस्तकें 5,000 की है। ये अतिरिक्त सूचनाएं को ध्यान में रखते हुए और जो प्राप्ति भुगतान खाता हमारे सामने दिया गया है, इनकी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे, आय व्यय खाता बनाएंगे। देखिए आय व्यय खाते का प्रारूप है वो आपके सामने दिया गया है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता, फिर हमने इसका प्रारूप बना दिया, नाम पक्ष में व्यय और जमा पक्ष में आय। ठीक है, अब इसके हम समस्त व्यय है वो व्यय पक्ष में लिख देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य व्यय। सामान्य व्यय, सामान्य व्यय की राशि है 3,200 रुपए, तो हमने नाम पक्ष में लिख दी 3,200 जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद न्यूज़पेपर अखबार है, अखबार की राशि है 1,850 रुपए न्यूज़पेपर की। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की राशि है 3,000 रुपए। जो भी आयगत मदे हैं यानी व्यय है वो उसको तो व्यय पक्ष में लिख देंगे और जो आय है उसको आय पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद में स्थायी जमा पूंजीगत मद है, बैलेंस शीट में जाएगा। पुस्तक पूंजीगत मद है, बैलेंस शीट में जाएगा। वेतन की राशि दी गई है 3,600 रुपए, इसको हम अंदर के तरफ लिख लेते हैं। देखिए वेतन के संबंध में लिखा है कि 31/12/17 को बकाया वेतन है वो 600 रुपए है, यानी 600 रुपए का वेतन का भुगतान हमारे द्वारा नहीं किया गया है, तो इसको हम जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पूरे 12 महीने का वेतन का भुगतान करना था। तो ऐड बकाया वेतन कितना 600, कितने हो गए अमाउंट के कॉलम में 4200 रुपए लिख दिए हमने। ठीक है, उसके बाद में किराया, किराया कितना है 6500 रुपए। देखिए इसमें लिखा है कि 1 महीने का अग्रिम किराया भुगतान किया तो 12 महीने का वित्तीय वर्ष हो गया और 1 महीने का अग्रिम यानी कुल कितने महीने हो गए 13 महीने। तो 13 महीने का किराया 6500 रुपए, तो 1 महीने का कितना हो गया 13×5 500 रुपए। तो 500 रुपए अग्रिम किराया 1 महीने का दे दिया जो नहीं चुकाना था, क्योंकि हमें तो चालू वित्तीय वर्ष के 12 अवधि के लेन देन लिखने हैं, तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में डाक व्यय कितना है, डाक व्यय है भाई 300 रुपए। उसके बाद में देखिए आ गया सारा। अब आय पक्ष की बात करते हैं, तो आय पक्ष में सबसे पहले हम लिखेंगे चंदा। देखिए चंदा कुल प्राप्त हुआ है हमें 28,200 रुपए और हमें आय व्यय खाते में सिर्फ चालू वर्ष का लिखना है। तो हमारा चालू वर्ष है वो 2017 है, हम 31 दिसंबर 2017 को आय व्यय खाता बना रहे हैं। तो चालू वर्ष का कितना होगा 26,500 रुपए हम लिख लेंगे, 26,500। अगर देखिए हम 28,200 लिखते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि पिछले वर्ष का है वो भी घटा देंगे और अगले वर्ष का अगर कोई राशि प्राप्त हुई है तो वो भी घटा देंगे, हमें तो सिर्फ चालू वर्ष की रखेंगे है। तो 28,200 में से अगर हम 1200 और 500 घटा देते हैं तो आने कितने हैं 26,500 आने। अब देखिए इसमें लिखा है कि 31/12/17 को बकाया चंदा कितना है 1,500 रुपए। कितना है 1,500 रुपए, तो इसको हम जोड़ देते हैं, ऐड बकाया चंदा कितना 1,500 रुपए। तो ये कितने हो गए 28,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पुराने अखबारों का विक्रय। तो पुराने अखबारों को विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई, ये आयगत मद है। पुराने अखबारों का विक्रय कर दिया 1,250 रुपए। ठीक है, और सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त है, तो मैंने आपको पता है कि सामान्य उद्देश्य के लिए सहायता प्राप्त होती है वो आयगत मद होती है, तो सरकार द्वारा सहायता कितनी 12,000 रुपए। पुराने फर्नीचर का विक्रय किया 3700 में और पुस्तक मूल्य 5,000 रुपए, तो नुकसान कितना हुआ 5,000 का फर्नीचर 3700 में बेचा तो 1,300 रुपए नुकसान हुआ। तो हम यहां लिखेंगे फर्नीचर के विक्रय पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने 1,300 रुपए।
हमारे पास देखिए उसके बाद में स्थायी जमा पर ब्याज कितना है, यहां लिख देते हैं 450 रुपए। देखिए हमने जो स्थायी जमा किया था 30 जून 17 को 18,000 रुपए स्थायी जमा किया, तो यहां पर हम ब्याज निकाल के इसका देखते हैं कि 18,000 गुना ब्याज की तरफ 10 और 30 जून को किया तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने हो गए, 6 महीने, तो 6 बटा 12, तो 6 तो नहीं 12, 0 से 0 कट गया और भाग देंगे तो 9, तो कितने आ गए 900 रुपए। तो हमें ब्याज 900 रुपए प्राप्त होना था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 450 रुपए, तो 450 रुपए ब्याज क्या रह गया, बकाया रह गया। तो ऐड बकाया ब्याज कितना 450 रुपए, तो कितना हो गया ब्याज है 900 रुपए हमने आय व्यय खाते के आय पक्ष में लिख दिए। ठीक है, तो अब जो हमारा जो अतिरिक्त सूचनाएं थी उसका भी हमने समायोजन कर दिया है, और जो हमारे पास समस्त सूचनाएं दी गई थी उसका भी हमने क्या कर दिया, लेखा कर दिया है। तो अब इसके हम आय पक्ष की जोड़ लगाएंगे। आय पक्ष की जोड़ आएगी 42,150 रुपए और व्यय पक्ष की जोड़ आएगी 19,850 रुपए। तो जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आधी क्या आएगा, सरप्लस आएगा 22,300 रुपए। कितना, तो आय पक्ष की जोड़ लगा के उसमें से व्यय पक्ष की जोड़ घटाएंगे तो हमारे पास अधिक या सरप्लस कितना आएगा, 22,300 रुपए आएगा। ये अधिक या सरप्लस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कहां पर, कैपिटल फंड में, पूंजी निधि में जाके जुड़ेगा ये। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई ये आय और व्यय खाता हमने बना लिया है, और आय व्यय खाते में हमने समस्त मदों का क्या कर दिया, लेखा कर दिया, और हमारा अधिक कितना आया 22,300, जिसको हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, किसमें, कैपिटल फंड में, पूंजी निधि में ट्रांसफर करेंगे। इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए हमें एक तो प्रारंभिक बैलेंस शीट बनानी है और एक 31 दिसंबर 17 को बैलेंस शीट बनानी है। देखिए प्रारंभिक बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, यानी 31 दिसंबर 16 को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जो प्रारंभिक लेन देन हमारे पास प्रश्न में दिए गए, सवाल में दिए गए, उनको ध्यान रखते हुए बनाएंगे। तो सबसे हम पहले लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 को तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये दायित्व पक्ष हो गया, ये राशि का कॉलम हो गया अमाउंट का, ये एसेट्स संपत्ति पक्ष का हो गया, और यहाँ राशि। तो बैलेंस शीट हम कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर 16 साल के शुरू की बना रहे हैं। तो अतिरिक्त सूचनाओं में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो अतिरिक्त सूचनाओं में सबसे पहले हम देखते हैं कि 31/12/16 को बकाया चंदा कितना है, 2,000 रुपए। तो बकाया चंदा क्या हो गया, संपत्ति हो गया, तो इसको हम कहां लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में, बकाया चंदा कितना है, 2,000 रुपए। यानी 2016 का जो चंदा है वो कितना बकाया है, 2,000 रुपए। और हम प्राप्ति भुगतान खाते में देखते हैं तो 2016 का प्राप्त कितना हो गया, 1,200 रुपए। तो जब हम इस वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2016 का जो बकाया चंदा वो 800 रुपए दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, 800 रुपए। और चालू वर्ष में हमें अग्रिम चंदा कितना प्राप्त हो रहा है 2018 का 500 रुपए, वो हमारे लिए दायित्व है, तो उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाएंगे साल के अंत की बैलेंस शीट में। इसमें तो हमें साल के शुरू के जो लेन देन है वो लिखने हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए 1/1/17 को हमारे पास फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 12,000 रुपए का, और पुस्तकें कितनी है, 5,000 की। ठीक है, लिख दिया। अब
आते प्राप्ति भुगतान खाते में, तो प्रारंभ में जो रोकड़ शेष है और कैश एट बैंक है, बैंक रोकड़ है, वो कितना है वो भी लिख देते हैं हम। अस्तस्त रोकड़ है 4000 रुपए, ठीक है, और बैंक रोकड़ है 15,550 रुपए, 15,550 रुपए। दायित्व पक्ष में कुछ है नहीं, तो इसकी क्या लगा देंगे, जोड़ लगा देंगे, और जोड़ आएगी 38,550 रुपए। और ये क्या करेगी, पूंजी निधि, प्रारंभिक पूंजी निधि, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने प्रारंभिक पूंजी निधि निकाल ली। और प्रारंभिक पूंजी निधि क्या काम आएगी, जब हम अंत की बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस प्रारंभिक पूंजी निधि को बैलेंस शीट में दिखाएंगे तथा इसमें सरप्लस जोड़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको उतार लेना। ये प्रारंभिक तुलन पत्र है जो हमने प्रारंभिक पूंजी निधि, आरंभिक पूंजी निधि यानी ओपनिंग जो कैपिटल है या पिछले वर्ष की अंत की कैपिटल को निकालने के लिए हमने बनाया है। तो ये आरंभिक तुलन पत्र हो गया। तो आरंभिक तुलन पत्र में हमारी जो पूंजी निधि है, कैपिटल फंड है, वो कितना है, 38,550 रुपए है। अब हम क्या बनाएंगे, 31 दिसंबर 2017 का तुलन पत्र बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए जब 2017 का हम तुलन पत्र बनाएंगे 31 दिसंबर का, तो हमें उन समस्त मदों को लिखना है जो हमें पूंजीगत मदें और प्राप्ति भुगतान खाते में दी गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में से देखिए आयगत मदें तो हमने लिख दी, कहां लिखी, आय व्यय खाते में लिख दी। तो जो पूंजीगत मदें बच गई है उनको हम कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, तुलन पत्र में लिखेंगे। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 31 दिसंबर 2017 को तुलन पत्र। अब हम चालू वित्तीय वर्ष का जो तुलन पत्र है वो बनाते हैं। वो तो आरंभिक तुलन पत्र था, हमने बना दिया और कैपिटल फंड भी निकाल लिया, 38,550 आ गया, ठीक है। तो जब हम ये तुलन पत्र बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिख देते हैं उस पूंजी निधि को जो हमने निकाली थी। तो पूंजी निधि कैपिटल फंड है, कितना था, 38,550 एड अधिक कितना है, 22,300। इसको जोड़ देते हैं, सरप्लस जुड़ता है, और अगर न्यूनता होती तो घट जाता। तो इसको हम जोड़ते हैं तो 0, 5, 8, 8, 2, 10, 2, 5, 1, 6, 60,850 रुपए। ये हमने इसका लेखा कर दिया। अब देखिए कि जो अतिरिक्त सूचनाएं हमारे पास दी गई थी, तो उन अतिरिक्त सूचनाओं में जो साल के शुरू के मदे थी उसने हमने प्रारंभिक तुलन पत्र में लिख दिया, और जो साल के अंत की मदे वो कहां लिख देंगे, अंत के बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो देखिए इनका हम लेखा करते हैं। लेखा हम अपने जो प्राप्ति भुगतान खाता है उससे हम शुरू करते हैं। तो जो वर्ष के अंत का रोकड़ शेष है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, अस्तस्त रोकड़ कैश इन हैंड कितना है, 3,000। उसके बाद बैंक रोकड़ कितना है, कैश एट बैंक 8,200। अब देखिए इसमें जो पूंजीगत मद रह गई थी उसको हम कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आयगत मदों का लेखा तो हम आय व्यय खाते में पहले कर चुके हैं। तो सामान्य व्यय अखबार विद्युत देय तो सब लिख चुके हैं। बैंक में स्थायी जमा ये रह गया था, बैंक में स्थायी जमा कितना है, 18,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में पुस्तकें, तो पुस्तकें इसमें आएंगी, वेतन किराया आय व्यय खाते में चला गया, फर्नीचर के इसमें आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुस्तक है वो साल के शुरू में कितनी थी, 5,000 रुपए की थी, और कितनी और खरीद ली, 7,000 रुपए की पुस्तक और खरीद ली। तो हमारे पास पुस्तक कितनी हो गई, 7, 5, 12,000 रुपए की हो गई। तो पुस्तकें 5,000 की तो पहले थी, प्लस 7,000 की और खरीद ली, तो पुस्तक कितनी हो गई, 12,000 की। फर्नीचर है वो साल के शुरू में कितना है,
12,000 रुपए का। हमने और कितना खरीद लिया 10,500 रुपए का, और हमने बेच दिया कितने का 5,000 पुस्तक मूल्य का फर्नीचर बेच दिया। तो जो खरीदा है उसको जोड़ देंगे और जो बेच दिया उसको घटा देंगे। देखिए फर्नीचर का मूल्य इस प्रकार से निकालेंगे। फर्नीचर इसमें कितना दे रखा है 12,000 रुपए, ऐड करें, परचेज किया हमने 10,500 का, तो ये हो गए 22,500 लेस विक्रय, बेचा कितने का 5,000 पुस्तक मूल्य का, तो फर्नीचर कितना रह गया 17,500 रुपए का फर्नीचर हमारे पास वर्ष के अंत में रह गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, सभी मदों का लेखा किया जा चुका है। हाँ, अब जो बकाया और अग्रिम उसका लेखा हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास चालू वर्ष के अंत में बकाया चंदा कितना है 1,500 रुपए। ठीक है, और जो शुरू में बकाया चंदा था वो कितना था 2,000, जिसमें से कितना प्राप्त हो गया 1,200, तो कितना रह गया 8,800 रुपए हो गए। तो सबसे पहले बकाया चंदा वो क्या होता है एलाबोरेट संस्थाओं के लिए ऊपर बकाया चंदा है वो क्या है संपत्ति है, तो संपत्ति होने की वजह से हम किस में लिखेंगे संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, बकाया चंदा एक तो 2016 का और एक 2017 का। 2016 का कितना हो गया 800 और 2017 का कितना हो गया 1,500, तो ये हो गए 2,300 रुपए। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में बकाया वेतन, तो देखिए वेतन बकाया है तो वो हमारा दायित्व है, तो किस पक्ष में लिखेंगे किस पक्ष में दायित्व पक्ष में बकाया वेतन कितना 600 रुपए। उसके बाद एक महीने का अग्रिम किराया दिया, तो किराया देना तो 12 महीने का था, हमने कितना दे दिया 13 महीने का, तो एक महीने का ज्यादा दिया है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है हमेशा एसेट्स होती है संपत्ति होती है, तो हम यहां लिखेंगे अग्रिम किराया कितना 500 रुपए। इसके अलावा हमारे पास जो ब्याज था हमारे जो आय व्यय खाते में हमने देखा कि हमें ब्याज है वो 900 रुपए प्राप्त होने थे, लेकिन 450 प्राप्त हुए, तो कितने कम प्राप्त हुए 450 कम प्राप्त हुए, तो हम लिखेंगे उपार्जित ब्याज। उपार्जित ब्याज कितना 450। तो हमने समस्त मुद्दों का लेखा कर दिया है, संपत्ति पक्ष के समस्त मुद्दे आ गए और दायित्व पक्ष के समस्त मुद्दों का लेखा कर दिया है। हाँ, दायित्व पक्ष में देखिए कुछ रह गया है और हाँ एक मुद्दा रह गई है कि हमें 2018 का भी चंदा कितना प्राप्त हो रखा है 500 रुपए प्राप्त हो रखा है, लेकिन हमें तो चालू वर्ष का प्राप्त होना था, तो 500 रुपए वो हमारे लिए क्या है दायित्व है, तो हम यहाँ लिखेंगे अग्रिम चंदा। किस वर्ष का 2018 वर्ष का कितना 500 रुपए। अब हमारा लेखा है वो पूरा हो गया और इसकी जब हम जोड़ लगाएंगे तो जोड़ आएगी 61,950 रुपए। कितने 61,950 रुपए। तो ये हमारी बैलेंस शीट है वो 21 दिसंबर 2017 को बनी है, जिसमें हमने समस्त दायित्व और समस्त संपत्तियों का लेखा कर दिया है। देखिए जब भी हम सवाल करेंगे तो आप लोगों को जो प्रश्न में सूचनाएं दी गई है उन सूचनाओं को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और उन सूचनाओं को समझने के बाद में आप लोगों को यह तय करना है कि कौन सी मद तो आय व्यय खाते में जाएगी और कौन सी मद है वो तुलन पत्र में जाएगी। आयगत मद है वो आय व्यय खाते में चले जाएगी और जो पूंजीगत मद है वो बैलेंस शीट में चले जाएगी। अब जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं उनका समायोजन आपको ध्यान से करना होगा ताकि कोई सूचना है वो छूटे नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये बना लिया है, तो प्रश्न संख्या 6 उसमें आय व्यय खाता बना लिया, आरंभिक तुलन पत्र भी बना लिया और जो चालू वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र है वो भी हमने बना लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में अपनी नोटबुक में उतार लेना और दोबारा जब अभ्यास करो तब ये आपके काम आए। ठीक है, तो ये हमने आज एक पूरा प्रश्न है वो किया है आंकिक प्रश्न का, जिसमें हमने आय व्यय खाता, आरंभिक तुलन पत्र कैसे बनाएंगे और चालू तुलन पत्र कैसे बनाएंगे, आरंभिक पूंजी निधि कैसे निकालेंगे, इन बातों का अध्ययन किया। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
जो भी आपको पढ़ाया गया उसको आप ध्यान से पढ़ें, समझे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए नई क्लास का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है। और आप जो ये क्लास है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, कॉमर्स एग्जाम सॉल्यूशन के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर भी आप इनको देख सकते हैं। धन्यवाद।